तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 14, इसमें मैंने जो है पहले कुछ करा दिया है आपको ऑलरेडी चैप्टर 13 के साथ। अब इसमें ये जो शुरू कर रहा है जो है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है, वाई डू वी नीड ह्यूमन प्लानिंग। तो ये ह्यूमन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये सबसे पहला जो पॉइंट उसने दिया है वो है प्रॉपर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स इन फ्यूचर। मतलब इससे यदि आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमको भविष्य में कितने लोगों की ज़रूरत होगी। एंटिसिपेशन ऑफ डेफिशिएंट और सरप्लस मैन पावर एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि भाई आपकी जो मैन पावर फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो कम है या ज़्यादा है। और यदि कम है तो आप जो है उसको रिक्रूट करेंगे, और ज़्यादा है तो उसको निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। टू क्रिएट ए हाईली टैलेंटेड वर्क फोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करते हैं कि आप एक अच्छी क्वालिटी की मैन फोर्स, वर्क फोर्स वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना सकें। टू मैनेज द चैलेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग। मतलब जैसे आजकल आपकी लाइब्रेरीज में भी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, तो उस चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए आपको वर्क फोर्स को, दूसरी तरीके की वर्क फोर्स की जरूरत होती है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है, चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक कंपटीशन, changes in the business environment like competition, technology, government guidelines, global market, etc. bring changes in the nature of the job। मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे आपका किसी से कंपटीशन है तो उसकी वजह से आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, या टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बदल जाती हैं तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को। ग्लोबल मार्केट जैसे आजकल हर चीज़ का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये चेंजेस, इसमें से सिर्फ आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, बाकी ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ग्लोबल मार्केट, ये लाइब्रेरी साइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस मीन्स चेंजेस इन द डिमांड ऑफ द पर्सनल कंटेंट ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नीडेड। मतलब ये सब चीज़ें आपको, यदि आपको चेंजेस हैं तो ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। HRP हेल्प्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन एडजस्टिंग दी टू न्यू चेंजेस। तो ये नई चेंजेस यदि कोई होती हैं तो आपकी HRP उसमें हेल्प करती है। अब जैसे ये जो चीज़ जो है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप चेंज मैनेजमेंट में भी डाल सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट में भी इसको आप डाल सकते हैं। ड्यूरिंग दी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव्स मोर एम्प्लॉइज एट वेरियस लेवल्स आर नीडेड। मतलब जब आपकी कोई चीज़, मतलब आपकी कंपनी या तो एक्सपेंड करती है या डाइवर्सिफाई करते हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाती है, तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये भी आपकी कोई लाइब्रेरी साइंस में ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी में ऐसा कोई खास एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है जो कि आपको मैन पावर प्लानिंग को मतलब ज़रूरत पड़ेगी। और थ्रू प्रॉपर HRP an organization comes to know about the exact requirement of personnel in future plans to facilitate the realization of the organization's objective by providing right number and type of personnel। मतलब आपने यदि प्लानिंग कर ली है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कितने नंबर चाहिए और किस तरीके के लोग चाहिए उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड वर्क पर्सनल बाय प्रॉपर प्लानिंग। मतलब आप उससे कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट क्या होंगे? अब जैसे कंप्यूटर में भी आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी साइंस के लिए आ रहे हैं, तो कौन सा लाइब्रेरी साइंस का सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत है या यूज़ करेंगे। टू प्लान कैरियर फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के करियर के लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। डिटरमाइन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्या क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को, इन सब चीज़ों के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके,
अब ये जो है अगला जो पॉइंट है, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब इसको आप चेंज में भी लगा सकते हैं, चेंज का जो आपका चैप्टर है उसमें भी ये कहीं फिट हो सकता है। तो इसको मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कोई खास ऐसी समझाने वाली बात नहीं है, जहां समझाने वाली बात होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। करंटली लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस आर चेंजिंग फास्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस वो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फास्ट चेंज कर रहे हैं। विद इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, many libraries have found it necessary and useful to automate their activities for quality user services। मतलब जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस और लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए जो डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से हर लाइब्रेरी ये चाह रही है कि अपनी लाइब्रेरी की यूजर सर्विसेज को ऑटोमेट किया जाए। एनी जल्दी होगा और एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेसिंग भी जल्दी होगा, तो वो सेल्स पर भी जल्दी पहुंच सकती हैं। इम्प्रूव्ड स्टॉक कंट्रोल एंड बेटर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ फॉर ऑल कंसर्न। और जो आदमी जो काम कर रहा है उसकी लाइफ भी थोड़ा, वर्किंग लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। बट टू व्हाट एक्सटेंट दीज एक्सपेक्टेशंस वुड materialize depends entirely on the quality of manpower forces that operate in library and information institutions। मतलब ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपकी मैन पावर फोर्स वो किस तरीके की है। ओके, अब इसने फिर आगे बताया है, एट प्रेजेंट इंडियन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर सिस्टम्स एंड सर्विसेज, रिसोर्टिंग टू ऑटोमेशन, selective digitization of their specific collection in some libraries using internet and other networks and website for searching and retrieval etc। मतलब इसने दो चीज़ों को मिला दिया है कि जो भी ऊपर के पैराग्राफ में भी आपने यही पढ़ा कि आज इंडियन लाइब्रेरीज में जो है वो मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, सिस्टम्स और सर्विसेज को ठीक, और कुछ लाइब्रेरीज में डिजिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। डिजिटाइजेशन का मतलब आप समझते हैं? सर उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट से कनेक्ट करना नहीं बेटे। डिजिटाइजेशन को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में उसको कन्वर्ट करना बेटे। ओके, जो आपका पेपर का जो डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कन्वर्ट करना, उसे हम डिजिटाइजेशन कहते हैं। डिजिटाइजेशन डिजिट से बना है, डिजिट से डिजिटाइजेशन, क्योंकि कंप्यूटर में दो ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1, ठीक है। तो इसलिए डिजिटाइजेशन का मतलब है कि आप उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल रहे हैं। लेकिन ये जो सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम है वो सब लाइब्रेरीज में नहीं हो रहा है, ये कुछ ही लाइब्रेरीज में हो रहा है जहां पर कि डॉक्यूमेंट बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उनको सॉफ्ट कॉपी में बदला जा रहा है। यूजिंग इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स एंड वेबसाइट फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीवल। मतलब आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप उसको इंटरनेट और वेबसाइट्स के, इंटरनेट और दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। Some of them have advanced in completing this process and many of them are in the transition stages। मतलब कुछ ने इस चीज को कर लिया है और कुछ इसको अभी कर रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेज है, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं इसको, कुछ को कर लिया है, कुछ को नहीं किया है। ऑपरेटिंग इन द कन्वेंशनल मोड फॉर देयर रेस्पेक्टिव retrospective collection
and offering computerized service for their newer acquisitions. जो नई एक्विजिशन है उनके लिए वो कंप्यूटराइज सर्विस दे रहे हैं, पुरानी के लिए भी नहीं दे रहे, तो इसलिए उसने ट्रांजिशन स्टेज कहा है. All these changes are seen in the nature of their collection, technical processing, serial control, reader service, information retrieval, user orientation and staff training. मतलब ये सारी चीजें जो आप कंप्यूटराइजेशन से कर रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन जो कर रहे हैं आप, ये आपकी जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शन हैं उनमें सब में दिखाई देता है और उसने इनका नाम लिख दिया है. नेचर ऑफ देयर कलेक्शन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल कंट्रोल, रीडर सर्विस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, यूजर ओरिएंटेशन और स्टाफ ट्रेनिंग. इन सब चीज़ों में आपको मॉडर्नाइजेशन का रोल नजर पड़ रहा है. As for the nature of collections in libraries, the collection in libraries, although print materials predominate, electronic forms such as CDs, digital forms and others are increasingly part of their holdings. मतलब अभी भी हमारे यहाँ की लाइब्रेरीज में, देश की लाइब्रेरीज में, हिंदुस्तान की लाइब्रेरीज में मटेरियल ज़्यादातर क्या है, वो प्रिंटेड मटेरियल ही है, लेकिन दूसरी फॉर्म्स में भी मटेरियल धीरे धीरे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, जैसे सीडीज, डिजिटल फॉर्म्स और अदर्स आर इंक्रीजिंगली. जैसे अब जो आपके पीरियोडिकल्स हैं, ज़्यादातर पीरियोडिकल्स वो आपको थ्रू वेबसाइट, थ्रू वेब मतलब इंटरनेट पर मिलते हैं. थ्रू इंटरनेट यू कैन गेट, लेकिन बुक्स जो है अभी भी वो आपको हार्ड कॉपी में ही खरीदनी पड़ती हैं ज़्यादातर. विद पब्लिशिंग एंड बुक ट्रेड्स हैविंग स्विच्ड ओवर टू कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज, एक्विजिशन प्रोग्राम्स आल्सो हैव चेंज्ड इन लाइब्रेरीज यूजिंग दीज फैसिलिटीज विद लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस. जैसे पहले आप किसी चीज़ को एक्वायर करते थे तो आपको अलग अलग एक कार्ड बनाना पड़ता था, जिसका ऑर्डर कर दिया है या कोई किताब आ गई है या कोई किताब प्रोसेस में है. अब सारी चीज़ें आप कंप्यूटर पर करते हैं, तो इसलिए आपका एक्विजिशन प्रोग्राम का जो मोड है वो अब बदल गया है. लाइब्रेरी प्रोसेसिंग ऑल्सो हैव बीन चेंजिंग फास्ट यूजिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेजेस. मतलब लाइब्रेरी प्रोसेस भी बदल रहा है. मतलब जो प्रोसेसिंग से मतलब है टेक्निकल प्रोसेसिंग. मेकिंग देयर कैटलॉग्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर एक्सेसिंग देयर कलेक्शन फॉर यूजर्स. मतलब आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही ये देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में कोई किताब है या नहीं है. मतलब आपको ऑनलाइन कंप्यूटर, जो ऑनलाइन आपकी लाइब्रेरी का कैटलॉग है वो ऑनलाइन आपको मिल रहा है. आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है. लाइब्रेरी में आपको तभी जाना है जब आपको किताब को इशू कराना है या रिटर्न करना है. बाकी यदि ये देखना है आपको कि भाई ये किताब है या नहीं है, तो आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही देख सकते हैं. इसी तरीके से आपको यदि कोई पीरियोडिकल देखना है, तो जो पीरियोडिकल आपने सब्सक्राइब किया है और उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके यहाँ आ रही है, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी आपके सीट पे, आपके कंप्यूटर से ही आपको साथ के साथ देखने को मिल जाएगी. विद वेरियस चेंजेस इन सीरियल पब्लिशिंग, online accessibility and many other innovative programs, serial acquisition and control, resource sharing etc. are fast changing in libraries. तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से. रीडर सर्विस लाइक सर्कुलेशन, लिटरेचर सर्चिंग, रिट्रीवल थ्रू इंटरनेट, स्पेशलाइज्ड नेटवर्क्स एंड वेबसाइट एक्सेट्रा, मैनी लाइब्रेरीज हैव इम्प्रूव्ड देयर सर्विसेज. मतलब ये सर्विसेज जो है, मतलब नेटवर्क की कंप्यूटराइजेशन की वजह से सारी सर्विसेज बेटर हो गई हैं. रीडिंग रूम्स विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स टू सर्च इन हाउस कैटलॉग्स, जो OPAC जो आपने पीछे पढ़ा था, वो सब चीज़ें आप जो है वहाँ से कंप्यूटर से देख सकते हैं. इंटरनेट सर्चिंग फैसिलिटीज, अभी जो मैंने आपको बताया कि आप अपना कैटलॉग देख सकते हैं अपनी कमरे के कंप्यूटर से ही, तो वो क्या है, वो थ्रू इंटरनेट है. हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाई मैनी लाइब्रेरीज. As large number of users have learned searching through internet. मतलब अब बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का यूज करना भी आ गया है, तो वो इंटरनेट के थ्रू ही अपना कैटलॉग देख सकते हैं. To meet the challenges of new environment, many libraries have been training their staff to acquire computer skills, exposing them to Microsoft Office packages like MS Word, PowerPoint, Excel and Access, in learning software languages to create in-house databases
besides learning software languages for their specific purpose। मतलब इन सब चीज़ों को मीट करने के लिए, इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए लाइब्रेरीज बहुत सारी जो है अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रही हैं, जिसमें वो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब आपको सिखाते हैं। शायद आपके प्रैक्टिकल में भी ये है कि किस तरीके से वर्ड फाइल बनानी है, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, ये है। आपने अभी तो प्रैक्टिकल शुरू नहीं किया ना, तो ये शायद आपके प्रैक्टिकल में है। ओके। Library and Information Science School have also been introducing new programs in training staff with knowledge and skills in ICT। मतलब जो लाइब्रेरी साइंस के स्कूल्स एंड मतलब जहाँ से आप BLib या MLib कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज और स्किल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसके विषय में भी आपको नॉलेज ऐड की जा रही है। इन एडिशन टू द सप्लाई ऑफ मैन पावर फ्रॉम LIS स्कूल, Business and Management schools have started advanced program in virtual library management and knowledge management। ये मतलब जो मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के, वो ये काम कर रहे हैं कि वर्चुअल लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कैसे करना है, particularly in US and England, not in India, in which many Indian students are getting trained। So the market for library and information management is becoming more competitive। While all these changes are essential and absolutely necessary in the changing context, the philosophy of library profession conceived by erstwhile learned scholars of our profession should remain intact। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को लाइब्रेरी की फिलॉसफी दी है, वो नहीं बदलनी चाहिए। उसमें क्या क्या नहीं बदलना चाहिए? लाइब्रेरी सर्विस इज बेसिकली ए सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड हैज टू रिमेन सो फॉरएवर डिस्पाइट फ्लोरिशिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस। मतलब इंफॉर्मेशन भी एक बिजनेस हो गया है, लेकिन लाइब्रेरी सर्विस अभी भी सर्विस ओरिएंटेड है और उनसे आपको कोई पैसा वैसा नहीं लेना है। एक मिनट जरा। दूसरा पॉइंट जो उसने कहा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन विद पर्सन्स हैविंग ए गुड सब्जेक्ट बैकग्राउंड एंड नॉलेज। मतलब लाइब्रेरी जो प्रोफेशन है वो क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन है और उसमें आपको सब्जेक्ट की बैकग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे साइंस की लाइब्रेरीज में तो वो जो लेते हैं स्टूडेंट्स को, वो साइंस बैकग्राउंड के लेते हैं, लेकिन जहाँ लाइब्रेरीज में जो है, जैसे मान लीजिए कहीं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग वहाँ हिस्ट्री के ही होंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी हो सकते हैं। इन एडिशन टू प्रोफेशनल नॉलेज एज डीम्ड नेसेसरी विद चेंजेस स्पेशली ब्रॉट आउट बाय ICT एंड अदर फैक्टर्स। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन इज इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, ये दोबारा आ गया क्या? तो ये पहले पढ़ गया था। In addition to professional knowledge as deemed necessary with changes especially through अच्छा ये हो गया। There are quite a few areas of current professional education and training, work experience in different situations that should stand by LIS professional to deal with various profession demand of the future। मतलब फ्यूचर में कुछ डिमांड हो सकती है नई तरीके की, तो उसके लिए भी आपको करंट प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, subject classification and indexing, designing classification systems and theory construction, searching techniques in information retrieval, abstracting, condensation, consolidation, repackaging of information, methodology, figuring of domain knowledge in the subject, intimate knowledge of knowledge and information resources, their intricacies in using them and similar others are invaluable in any context for developing innovative products and services। देखो ये जो चीज़ है ना, इसने जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ये जो चीज़ है आपको इसके विषय में शायद ज़्यादा पता नहीं होगा। ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का आपको पता होगी,
इंडेक्स का पता है आपको? इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन तो चलो आपने पढ़ लिया, आपको क्लासिफिकेशन। इंडेक्सिंग क्या होती है? आपने कोई बुक देखी है? सर कंटेंट इंफॉर्मेशन उसकी दर्शाना। कंटेंट इंफॉर्मेशन तो सर आपके उसमें जो कंटेंट है। हाँ, कंटेंट जो है वो तो आपके शुरू में पेज दे देते हैं, चैप्टर 1 इज दिस, चैप्टर 2 इज दिस, चैप्टर 3 इज दिस, चैप्टर 4 इज दिस, लाइक दिस, ऐसे होता है ना, जो वो कंटेंट होते हैं आपके। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होता है, कोई कंसेप्ट कौन से पेज पर है। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में मान लीजिए आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, TQM है, तो TQM किस जगह है, तो उसका आपको इंडेक्स बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग हो गई वो आपकी। ओके, यस सर। ओके, अच्छा। डिजाइनिंग, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, थिजोरी कंस्ट्रक्शन। थिजोरस तो आपने कभी बनाया नहीं है, थिजोरस कैसे बनाएंगे हैं? सर थिजोरस का नहीं पता। हाँ, थिजोरस आपके कोर्स में है ही नहीं, ये इसने लिख दिया है। थिजोरस एक्चुअली एम्बलम में पढ़ाया जाता है, तो लेकिन थिजोरस जो है एक तरीके से होता डिक्शनरी जैसा ही है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, उसका इक्विवेलेंट सिनोनिमस होता है उसका जो है वर्ड का। सर्चिंग टेक्निक्स इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। सर्चिंग टेक्निक्स, आपको सर्चिंग टेक्निक्स भी नहीं पढ़ाई जाती शायद मेरे ख्याल से फिल्म में, तो या पढ़ाई जाती हैं? इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव कर, नहीं पढ़ाई जाती ना। एब्स्ट्रैक्टिंग पढ़ाया आपको? नहीं, या पढ़ाया है सर? 2 to 8 में है। एब्स्ट्रैक्टिंग? यस सर, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, CASSDI। अच्छा, करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI है Yes, आपको। तो ठीक है, आपको एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग के विषय में थोड़ा सा आइडिया तो है ही। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज का कंडेंसेशन होता है एक तरीके से जो है, ठीक। आप कोई पेपर देखना चाहें तो जर्नल में, यदि कोई जर्नल देखना चाहें तो उससे आपको पता चल जाएगी। कंडेंसेशन, कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा है उसको शॉर्ट करना, शॉर्ट करके उसको फिर कंसोलिडेट अपनी हिसाब से उसको लिखना और उसको फिर प्रेजेंट करना, वो रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। मेथडोलॉजीज फॉर पिकिंग अप डोमेन नॉलेज इन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज आपको लेनी है तो वो एक चीज़ है इसमें अलग। एक इंटीमेट नॉलेज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, मतलब किसी फील्ड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। देयर इंट्रिकेसीज इन यूजिंग देम, उसमें मतलब यूज करने में क्या क्या मतलब इंट्रिकेसीज हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। एंड सिमिलर अदर्स आर इनवैल्यूएबल इन एनी कंटेक्स्ट फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब इससे आप लाइब्रेरी में अपनी में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं। विद मॉडर्न कंप्यूटर फैसिलिटीज फॉर रिसर्च, दीज मेथड्स एंड टेक्निक्स शुड इम्प्रूव सब्सटेंशियली, मतलब इनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है यदि आपको अच्छी लाइब्रेरी में रिसर्च के लिए चाहिए कुछ। टेकिंग ऑल दीज इनटू कंसिडरेशन एंड फॉर द फीजिबल फ्यूचर, foreseeable future, the professional knowledge and requirement should be with a blend of the following areas। अब क्या क्या बता रहा है वो, क्या क्या चीज़ों का इसके साथ नॉलेज जरूरी है। एक गुड सब्जेक्ट बैकग्राउंड with abilities to pick up domain, field specific knowledge and skills in related and relevant to the areas of activity of parent bodies, मतलब जो आपकी पेरेंट बॉडी है जिसमें आप लाइब्रेरी में काम करते हैं, उसके यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटीज हैं, किस सब्जेक्ट की नॉलेज की जरूरत है, वो आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल्स टू ऑपरेट ICT बेस्ड सिस्टम्स एंड सर्विसेज विद कंसिडरेबल एक्सपर्टाइज एंड एफिशिएंसी, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स टू रन द न्यूली डेवलपिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए, particularly large institutions like university libraries, information centers of research complexes, large industry, mass media and such others, मतलब यदि कोई बड़ी लाइब्रेरी है तो उसको
किस तरीके से आपको मैनेज करना है, उसके लिए भी आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए। अब इन्होंने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं, लेकिन जो जब आप डीलिंग करके कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? या तो आपको वो काउंटर पर बिठा देंगे और या जो है आपसे वो सेल्विंग का काम करवाएंगे। तो मैनेजमेंट स्किल्स कोई आपको लाइब्रेरी तो चलानी नहीं है, आप उसमें यदि कोई एक्सपर्टाइज लगा सकते हैं कि भाई सेल्विंग में किस तरीके से जल्दी की जा सकती है, या कंप्यूटर में जो काउंटर पे किस तरीके से सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो स्किल यदि आपके अंदर है तो दैट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट। कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन रिटन एंड ओरल फॉर्म्स टू डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको रिटन और ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए, जैसे आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ आप अपना एक पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए। ये मतलब ओरल प्रेजेंटेशन है एक तरीके से, ये कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप इसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के जो इग्नू के ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है, रिटन भी बहुत पुअर है और ओरल भी बहुत पुअर है। आपको मैंने एक दफ़े व्हाट्सएप लिखा भी था कि भाई थोड़ा अंग्रेजी में लिखा करो, लेकिन आप सब लोग वही हिंदी में लिखते हो। 227 नंबर का पेपर किसके पास मिलेगा? ठीक ऐसे लिखते हो। तो थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए आपको अपनी अंग्रेजी में ही व्हाट्सएप मैसेज किसी को दे रहे हो तो आप अंग्रेजी में ही दीजिएगा, जो बजाय हिंदी में देने के। अच्छा, इसकी एक स्क्रीनशॉट बना के भेज देना राहुल को, क्योंकि आज वो संदीप तो आया नहीं है, संदीप सैनी भी नहीं है आज, और वो गौरव बिस्क भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। तो आप सर भेज देना, ठीक है? ओके, थैंक यू, वेलकम सर। आज तो बच्चे काफी कम ही हैं सर दूसरी क्लास ले रहे हैं, दूसरे हैं? सर दूसरे सेंटर की क्लास ले रहे हैं बच्चे। दूसरी सेंटर से मतलब उसमें क्या सब्जेक्ट है आज? 2 to 7। 2 to 7 में जो शायद कैटलॉगिंग है क्या? यस सर, क्लासिफिकेशन कैटलॉग। क्लासिफिकेशन कैटलॉग, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों को वहां ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। ओके, और abilities and competence to handle information demands in fast emerging sectors like energy and power, tourism and entertainment industry, hospitality industry and such others। देखिए, अब हमारे देश में ये जो चीज़ें हैं ये नई नई हैं। जैसे सोलर एनर्जी, वो नया फील्ड है हमारे देश में। पहले सोलर एनर्जी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं होती थी, अब रिसर्च भी होती है। और सोलर एनर्जी के लिए, जैसे आजकल सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारे पावर प्लांट्स लग रहे हैं, तो उसकी भी आपको नॉलेज, यदि आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में जहां एनर्जी से रिलेटेड काम हो रहा है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ रही है हमारे देश में, ठीक, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ रही है, तो इन चीज़ों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स conducive to maintain best public relations, to build up and maintain a good image and reputation of their respective institutions and the profession। मतलब आपकी पब्लिक रिलेशंस अपने रीडर के साथ, या जो भी आपकी लाइब्रेरी में आदमी आता है उसके साथ, जैसे बुक सेलर्स आते हैं तो उनके साथ आपकी पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइब्रेरी की रेपुटेशन बाहर भी लोगों को पता चले कि भाई हमारी लाइब्रेरी कितनी अच्छी है। ठीक, यदि आपकी पब्लिक रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपकी लाइब्रेरी को काउंटर वाले आदमी का पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको पीछे भी बताई थी, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वो देखते ही आपको, यदि अच्छा क्या है आपका रिसेप्शन है तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। इसी तरीके से लाइब्रेरी में भी आपका काउंटर पर जो आदमी है या जो लेडी या जेंटलमैन है, उनका बिहेवियर बहुत ही स्वीट होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ एचआर प्लानिंग एंड पॉलिसी, क्या क्या एलिमेंट्स है? अब ये जो आपने अभी जो ऊपर पढ़ा है ना, ये एक तरीके से बेसिकली उसकी रिपीटिशन है, रिपीटिशन इन डिटेल है कि भाई आपको क्या क्या करना है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, ये क्वांटिटेटिवली हो गया, और किस क्वालिटी के लोग आपको चाहिए, ये क्वालिटेटिव हो गया। सिलेक्शन
सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन, फिर उनका सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट, इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, मतलब ये इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट की भी आप विषय में आगे पढ़ेंगे आप। डिप्लॉयमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स डेवलपमेंट, मतलब जो आदमी नया आया है और उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसकी नॉलेज और स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए। परफॉर्मेंस असेसमेंट, काउंसलिंग एंड कोचिंग, ये भी मतलब जो काम करता है उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी आपने ऊपर भी मैंने आपको बताया। अब इसकी डिटेल्स जो है इन्होंने आपको यहाँ नीचे बताई है, ये ऊपर तो जनरल पैराग्राफ है एक, फिर उसके बाद डिटेल्स है। As discussed above, with changing dimensions of library and institutions and the mechanism of operations taking new form, the problem of estimating manpower requirements is not only critical but also complex. Complex क्यों हो गई है? क्योंकि पहले तो आपने यदि बिलीव कर लिया तो वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की क्वालिफिकेशन ही पूछते थे, लेकिन आजकल आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब कंप्यूटर में आपको किस सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो ये पता नहीं चलती है, क्योंकि कंप्यूटर के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो क्या है, वो पोहा चल रहा है। आप में से किसी ने पोहा यूज किया है? पोहा नाम सुना है? जी सर। यस सर। तो पोहा जो है, तो पोहा का आजकल बहुत यूज चल रहा है, तो पोहा ही यूज किया जाता है आजकल लाइब्रेरीज में। लेकिन बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकता है वो पोहा यूज नहीं करती हों, वो कोई और दूसरे सिस्टम यूज करती हों। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया है क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी लाइब्रेरी कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करिए। अच्छा संदीप तुम आए हुए हो? सॉरी मेरे को लगा आप आए नहीं हो। चलो आप तो आए हुए हो, गुड, ठीक। The qualifications and professional training required for managing these two types of institutions have to be a blend of persons with several skills and knowledge. मतलब several skills का मतलब है वहाँ कि भाई कंप्यूटर के स्किल्स भी होने चाहिए और लाइब्रेरी साइंस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। Even in small information units or libraries wherein only a few persons work, the different categories of services would demand correspondingly different skills and knowledge. मतलब छोटी लाइब्रेरी में भी जहाँ कम लोग काम करते हैं वहाँ पर भी आपको डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होगी। Therefore, a proper estimation of manpower requirement both in terms of quantity and quality is critically important. बात ये क्लियर होगी? मतलब इसीलिए आपको क्वांटिटी और क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसका प्रॉपर एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। The estimates of the personnel of a library information institution have to be necessarily based on the current and possible future activities. मतलब करंट एक्टिविटीज क्या हैं और फ्यूचर में क्या एक्टिविटीज होंगी उसके हिसाब से आपको मैन पावर का एस्टिमेशन करना है। प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट्स एंड सेटअप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड बजटिंग प्रोविजंस, मतलब क्या प्रोग्राम्स आपकी इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और कितना बजट होगा, इस सब की चीज़ों के हिसाब से आपको अपने मैन पावर को प्लान करना है। The qualitative nature of persons required have to be simultaneously assessed through techniques like job and work analysis, job description and job evaluation. ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। Which would establish norms and standards of performance measurement. उससे ही आप उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे। The appointment of the अब इसने the appointment of the top executive of large institution or the head of a smaller unit is extremely important, critical and crucial for ensuring the success of the organization. मतलब आपका जैसे यूनो का वाइस चांसलर है, उसको आप मेल भी लिखोगे तो वो आपके मेल का जवाब नहीं देगा। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो आपके मेल का भी जवाब न दे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जब वाइस चांसलर ही इतना ढीला है तो नीचे के लोग कैसे होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। आप फोन करते हो तो वो फोन ही नहीं उठाते। ठीक, एक दफे एक स्टूडेंट ही बता रही थी जो है कि सर मैं फोन करती हूँ, वो उठाते ही नहीं है, उठाते हैं तो 2 मिनट बाद कहते हैं अच्छा होल्ड करो, फिर उसके बाद कोई आता ही नहीं। ठीक, द टॉप पर्सन हैव टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स विद एबिलिटीज टू टेक द स्टाफ विद देम, मतलब टॉप जो बॉडी है उसको स्टाफ को अपने साथ लेके चलना है। अचीव द सेट टारगेट्स, मतलब जो गोल्स या टारगेट्स आपने सेट किए हैं विद इन द टाइम फ्रेम, उनको सबको पूरा करना है और फ्यूचर ग्रोथ के विषय में भी सोचना है। अब इसने आपको ये सारी चीजें जो नीचे
अब ये डिटेल में बताइए कि भाई टॉप पोजीशन को कैसे करना है, मिडिल को कैसे करना है, लोअर मिडिल को कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको इसने डिटेल में बताई हैं। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में इसने कहा है, ऑल्दो द जनरल पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल आर मोर और लेस द सेम, द सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव नीड्स एक्स्ट्रा केयर एंड स्पेशल अटेंशन। मतलब प्रोसीजर सबके लिए सेम ही है, लेकिन जो टॉप पोजीशन है उसके लिए ज़्यादा आपको सावधान होना है। Apart from advertisement to the top position in the newspaper and professional journals, recommendations to the post are invited from the experts in the field. आपने कभी कभी देखा होगा, यदि आप लोग अखबार पढ़ते हो, जैसे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होना है या CSIR के किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, तो वो पोस्ट तो पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं कि भाई हमें एक डायरेक्टर चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या ऐसे ही वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो एक सर्च कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी भी अपॉइंट करते हैं, जो उन लोगों से नाम पूछती है वाइस चांसलर के लिए कि भाई कौन सा आदमी है आपकी नज़र में है जो वाइस चांसलर अच्छा होगा। तो वो जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो भी अपने अपने नाम देते हैं, तो उनमें से भी आप किसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। The applications are screened along with names recommended and shortlisted for the personal interviews. मतलब जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको स्क्रीन किया जाता है और जो नाम किसी कमेटी ने रिकमेंड किए हैं उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब आमने सामने आपसे बैठ करके सवाल जवाब होते हैं, और आप जो मतलब सवाल जवाब ये नहीं है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये नहीं, उनसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि आपको यदि संस्था का वाइस चांसलर बना दिया जाता है या डायरेक्टर बना दिया जाता है तो आप इस संस्था को कैसे डायरेक्ट करेंगे, किस तरीके से चलाएंगे, उसके विषय में बात की जाती है। दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर जनरली इन्वाइटेड फॉर प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना, ये आ गया ना, प्रेजेंटेशंस ऑफ देयर आइडियाज फॉर द मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरव्यू की बजाय वो प्रेजेंटेशन लिया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब यहाँ है प्रेजेंटेशन, and thereafter the appointment orders are issued to the finally selected candidates, और उसके बाद में आप फिर उसके अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं। The selection and recruitment of other positions in the organization are done with the appointed top executive in the selection process। मतलब नीचे वाली पोस्टों के लिए जो आपने टॉप लेवल का आदमी चुना है वो आपके नीचे वाले लोगों की सिलेक्शन में एक इंटरव्यू का एक्सपर्ट होगा। The procedure of the middle and lower level position. The procedure for selection and recruitment of candidates for other middle and lower level positions are as follows. Once a proper assessment of manpower requirement is made, their procedural steps are obtaining sanctions for filling up the vacancies. मतलब आपको जितनी वैकेंसी फिलअप करनी है उसकी टॉप बॉस से परमिशन लेनी है, वो फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आपको परमिशन देगा, so that the process of selection and recruitment gets the right attention and speed. Advertisements are made in appropriate newspaper, जैसा भी आपने पढ़ा, फिर दोबारा से वही प्रोफेशनल जर्नल्स of the type of number of positions to be filled up with their details of job description of positions with their duties, responsibilities, employment opportunities for professional advancement, career prospects, salary structure and fringe benefits and other related aspects। मतलब जब आप कोई पोस्ट निकालते हैं किसी, आपने सपोज निकाल दी एक पोस्ट SPA, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की जॉब में आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये हो गई ना डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन, ये हो गई सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पोजीशन, ओके, विद देयर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज आपको करनी पड़ेंगी, ठीक, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट, मतलब आगे फ्यूचर में आपके क्या प्रमोशन होंगे, SPA से आप PA बनेंगे, फिर PA से आप लाइब्रेरी का कुछ और पोस्ट होगी वो बनेंगे, इस तरीके से कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना ग्रेड पे होगा, क्या स्केल होगा, ये सब चीज़, और उसके अलावा और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको अपने एडवर्टीजमेंट में देनी होती हैं।
All these or any group of job information desired by the parent organization have to be determined. ये कोई सेंटेंस खास मतलब नहीं है. Even in small organizations, the person heading the library and information should initiate action at the right time. मतलब जब आपको कोई आदमी की पोस्ट भरनी है तो यदि कोई आदमी रिटायर होने वाला है उससे पहले उसको शुरू कर देना चाहिए. आजकल भारत सरकार में पोस्टें इसीलिए खाली पड़ी हुई हैं कि लोग रिटायर हो रहे हैं लेकिन लोगों की पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं, लोग पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं. The routine operation involved in selection and recruitment of persons are usually conducted by the personnel department of the parent organization. इसमें जो मेन चीज है, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, इसमें आपके लाइब्रेरी का जो रोल है वो बहुत कम है. लाइब्रेरी का रोल क्या है? लाइब्रेरी का रोल सिर्फ ये है कि आपसे ये पूछा जाता है भाई आपको कितनी पोस्टें हैं जो भरनी है, और पोस्टों का डेजिग्नेशन पूछा जाता है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट या एसपीए या पीए, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और क्या एक्सपीरियंस होगा. ये सब चीज़ों के विषय में आपसे, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है. एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट ही सारी चीज़ें करता है. पोस्ट को एडवर्टाइजमेंट अखबार में वही देगा, और जो एप्लीकेशंस आएंगी वो भी उन्हीं के पास आएंगी, और जब वो एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो एप्लीकेशंस इकट्ठी करके फिर वो लाइब्रेरी ऑफिसर, जो आपका लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लाइब्रेरियन जो भी इंचार्ज है, उसके पास वो सारी एप्लीकेशन भेज दी जाएंगी, और वहाँ फिर भी एक कमेटी बनाई जाएगी लाइब्रेरी के स्टाफ की और दूसरे स्टाफ की, और उनमें से जो है फिर आपको जो है ये बताया जाएगा कि भाई इसके हिसाब से आप इसमें सिलेक्शन करिएगा. जैसे अब आप इसमें बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है मामला. मुश्किल कैसे है कि मान लीजिए पोस्ट तो आपने निकाली है 10 और एप्लीकेशन आ गई आपके पास 500. पोस्ट तो है आपके पास 10 और एप्लीकेशन कितनी आ गई 500. तो अब आप 500 को तो इंटरव्यू नहीं कर सकते ना 10 के लिए. तो आप क्या करेंगे? आप पहले कहेंगे कि भाई एक टेस्ट लिया जाए, सबका एक टेस्ट लिया जाए, 500 के 500 लोगों को टेस्ट लिया जाए, और उसमें से आप टॉप 60% जिसके मार्क्स आए हैं या 70% मार्क्स आए हैं उनको आप सेलेक्ट कर लो. या पहले ही क्वालिफिकेशन में भाई हमको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले चाहिए. फर्स्ट डिवीजन वाले जो 500 में से मान लीजिए 200 आपके फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, तो 300 तो आपके पहले ही निकल गए. ठीक, अब 200 का भी फिर 200 भी नहीं कर सकते आप इंटरव्यू 200 को भी, तो इसलिए फिर आप उसका रिटन टेस्ट करेंगे. रिटन टेस्ट करने के बाद में फिर और कम रह जाएंगे लोग. तो इस तरीके से आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. स्क्रीनिंग एंड एप्लीकेशंस टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर पर्सनल नेसेसरी आफ्टर होल्डिंग रिटन टेस्ट. ये मैंने आपको बता दिया. पर्सनल इंटरव्यूज आर कंडक्टेड यूजुअली बाय ए सिलेक्शन कमेटी. सिलेक्शन कमेटी में 5-6 लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं विद दी एक्सटर्नल एक्सपर्ट. एक कोई बाहर का भी एक्सपर्ट आप बुलाते हैं, एक बुला लो, 2 बुला लो, इस तरीके से. इफ रिक्वायर्ड अदर मीन्स टू इंश्योर द सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर डिफरेंट पोजीशंस आर रिस्टोर्ड. द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द पोजीशंस at the middle and lower level has to be done with initiative of the top executive or the head of the unit, even though the procedure of selection and recruitment involve the personal department of the parent organization. यहाँ ये पर्सनल, जैसे प्राइवेट में पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं उसको, या HR कहते हैं, लेकिन भारत सरकार में उसको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. भाई एडमिनिस्ट्रेशन ही ये सारा काम करता है. The duty and responsibility of the top person necessitates is a total involvement in getting the right candidate for the right positions. मतलब जो टॉप पर है आदमी, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सही प्रकार का आदमी सही क्वालिफिकेशन के साथ आपको मिले. दिस सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव टू इंश्योर सक्सेस. अब दूसरा पॉइंट उसने बताया आपको इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. अब यदि आपको किसी संस्था ने यदि रिक्रूट कर लिया तो आपको संस्था में किस तरीके से घुलना मिलना है, उसके विषय में संस्था क्या करती है, कितने लोग हैं, कौन किसका हेड है, इस विषय के विषय में आपको ज्ञान कराया जाएगा. तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट.
One of the most important and surest ways to retain and motivate the recruited person to the positions is to induct the person properly into the organization, to make the personnel get a feeling that she has joined the right organization. मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसने जो संस्था ज्वाइन की है वो सही संस्था ज्वाइन की है। और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्टेड यूजुअली बाय द पर्सनल डिवीजन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, introducing the candidates to all other senior members of the other departments and functions they perform. मतलब जो आपके यहाँ में लाइब्रेरी में, जैसे मान लीजिएगा, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ लाइब्रेरी में जब डेसीडॉक की लाइब्रेरी में, तो हमको डेसीडॉक की लाइब्रेरी, डेसीडॉक में मतलब देयर वर सम हाफ ए डजन डिविजन्स, तो हमको उसमें सारे डिविजन्स में घुमाया कि ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, ये पब्लिकेशन है, ये प्रिंटिंग है, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या हैं, उन सब से हमारे को इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक, तो इससे इंडक्शन टू द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन बाय द हेड, गिव ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द वेरियस ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, इंट्रोड्यूसिंग हिम हर। जब आपने लाइब्रेरी में, मतलब जैसे हमारी पोस्टिंग हो गई, तो लाइब्रेरी के हेड ने हमको सबसे मिलवाया फिर से कि भाई ये काम करता है, ये काम करता है, ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये सब। An orientation program is an informal introduction to the organization in terms of its goals and objectives. Orientation program में आपको ये बताया जाता है जो सारे सबको कि भाई संस्था के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिसिप्लिन क्या होगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, फरलू नहीं मारनी है, चाय पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये सब चीज़ों के विषय में आपको बताया जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं, सैलरी शेड्यूल क्या है, कब मिलेगी सैलरी, पहली तारीख को मिलेगी या 10 को मिलेगी। हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोविजंस, हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोविजंस के विषय में भी सरकार में बताया जाता है और प्राइवेट में भी बताया जाता है। अटेंडेंस, लीव रेगुलेशंस एंड रूल्स, हॉलीडेज, कुछ आपको ग्रीवांस है तो उसका सब कुछ, आवर्स ऑफ वर्क, कॉफ़ी ब्रेक, ये सब चीज़ों के विषय में आपको बताया जाता है। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। The head of the library information unit gives the full picture of all the activities of the unit, its role vis-a-vis a parent organization। मतलब लाइब्रेरी में यदि आपकी पोस्टिंग है तो लाइब्रेरी वाला आपको बताएगा कि ये संस्था जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी कौन कौन से डिवीजन है, सेक्शंस टू विच ही शी इज टू बी पोस्टेड, आपका कौन से सेक्शन में पोस्टिंग होना है, the nature of the work with the duties and responsibilities and the other colleagues. The person under whom the new recruit attached has to explain the job with particular reference to the practices and routines established by the library information unit। मतलब जिस सेक्शन में आपका जो है पोस्टिंग हुई है उसके विषय में क्या क्या प्रैक्टिस और क्या क्या रूटीन्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। Kind initial systematic induction and deployment would pay rich dividends in the course of time in getting the newcomer a familiarity with the environment and persons with whom he she has to work। मतलब इसका फायदा क्या होता है इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट का, आपको ये पता चल जाता है कि आप उसके जो मतलब एटमॉस्फेयर से फैमिलियर हो जाते हैं और किनके साथ आपको काम करना है उनके विषय में भी आपको पता चल जाती है। These efforts would ensure a greater chance of getting the best performance from the individual, who also would feel safe and secure to stay in the organization. The aspect of induction and deployment is very often neglected and do not get any attention. That gives a newcomer a sense of security and insecurity and fear। मतलब बहुत सारी संस्थाओं में इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इसको, नहीं तो न्यू कमर को जो है क्या लगता है, इनसिक्योरिटी और फियर लगता है। जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लोगों के साथ आप दोस्ती करते हैं ना, तो आपको सिक्योरिटी फील होती है, तो इसलिए इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट ज़्यादा जरूरी है। यदि दी परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू रिक्रूट नेचुरली विल गेट अफेक्टेड बाय दिस नेग्लिजेंस। अब आपका अगला है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। अब मान लो आपने ज्वाइन कर ली लाइब्रेरी और आपके पास लाइब्रेरी की क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन भी है
लेकिन कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वहाँ यूज हो रहा है लाइब्रेरी में, उसकी आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इसकी ज़रूरत है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ इज नेसेसरी to acquire new knowledge and skills and to build up ability and competence of the employees to attune themselves to the changing requirement of libraries and information institution. This may include the following: क्या orientation courses to give new trends and exposure and acclimatization to the environment and other persons. मतलब आपको जो नया रिक्रूटमेंट है उसको कोई ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाए, ठीक, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई जाए जो है, या वर्कशॉप कराई जाए, या शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाएं, या कंटिन्यू एजुकेशन कराई जाए। तो इन सब चीज़ों को थ्रू आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलता है। ये शायद चैप्टर 13 में भी उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा इसका। इन प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दी फॉलोइंग एस्पेक्ट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। क्या क्या? Need for training, identification of areas of training and number of persons to be trained in a time frame. मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेनिंग, मतलब किस एरिया में आपको ट्रेनिंग करानी है और कितने लोगों को करानी है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम का कितने लोगों को इंटरनल कराना है, कितनों को एक्सटर्नल कराना है, जिससे कि जो है आपके लाइब्रेरी की नीड्स को पूरा किया जा सके। फिर इसमें थर्ड पॉइंट दिया, एवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन द ट्रेनिंग एंड प्रॉपर्ली यूजिंग द न्यू स्किल्स, मतलब उनको इवेल्युएट करिए कि जो वो सीख के आए हैं क्या वो उस चीज़ को डिलीवर भी कर रहे हैं या नहीं। एवरी एरिया ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी कंसिडर्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, अदर्स। ये एक्चुअली आपके लिए खास यूजफुल नहीं है, क्योंकि ना तो आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना फाइनेंशियल करते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स ही करते हैं, आपको प्रोफेशनल की ज़्यादा जरूरत है। अब ये परफॉर्मेंस असेसमेंट, काउंसलिंग एंड कोचिंग। परफॉर्मेंस असेसमेंट मैंने आपको पीछे भी बताया था कि परफॉर्मेंस असेसमेंट में आपको एक साल में एक दफ़े असेस किया जाता है, या जब आपको प्रमोशन दिया जाता है जब किया जाता है, ठीक। तो इसमें यही है, सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हेड है या नीचे मिडिल लेवल या लोअर लेवल में है। द परफॉर्मेंस असेसमेंट वुड वेरी विद एप्रोप्रिएट यार्डस्टिक एंड स्केल रेस्पेक्टिवली एट द टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, मतलब ये नापने का जो पैमाना है यार्डस्टिक, ये नापने का पैमाना जो है वो लेवल के हिसाब से बदलता रहेगा। द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डन अगेंस्ट एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, मतलब जो आपके यहाँ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसके हिसाब से उसको असेस किया जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसे कोई नॉर्म नहीं होते कि आपको इतने कंप्यूटर का, इतने किताबों का क्लासिफिकेशन करना है, ऐसा कोई लाइब्रेरी में नॉर्म नहीं होता। The purpose of this exercise is to lead to improved performance, rewards, incentive for best performance। मतलब जब आप किसी को परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं तो उससे जो आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, और जिसकी अच्छी है उसको रिवार्ड दे सकते हैं आप। Persons who need proper guidance and advice to improve their output and quality also have to be identified with reference to their areas of inadequacy। मतलब जो आदमी जिनका स्टैंडर्ड कम है, किस एरिया में कम है, उनको उसकी आपको ट्रेनिंग देनी है। What needs to be done has to be planned to give appropriate counseling, coaching or intensive training to those who need this kind of support for self development। मतलब उनको आपको काउंसलिंग भी करनी है जिससे कि उनको घबराहट ना हो, और कोचिंग भी करनी है कि भाई आपको किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। It is easy to condemn an employee for poor performance, but the fact is that no one is unfit for every work। ठीक, no one is unfit for every work और no one is fit for every work। ये फिट होना चाहिए, no one is fit नहीं, फिट होना चाहिए, फिट फॉर एवरी वर्क, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। It is the supervisor's responsibility and duty to find a suitable place for such employees to rehabilitate them। मतलब सुपरवाइजर जो है उसकी ड्यूटी है ये कि उसको दोबारा से प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जा सके।
और लास्ट है ये आपका कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है मैंने आपको भी पढ़ाया था वैसे अभी पीछे ही, लेकिन इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स टू सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब कम्युनिकेशन से आपका स्टाफ का डेवलपमेंट होता है। कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी नेसेसरी टू कीप द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स एक्टिविटीज। कम्युनिकेशन से क्या होता है कि जो आपके यहाँ एक्टिविटीज हो रही हैं उसके विषय में आपको जानकारी मिलती रहती है। आर वेरी नेसेसरी टू कीप द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ वेल इन्फॉर्म्ड। ओके, these programs provide in a synergetic bringing together effect in building up staff strength, participation, capabilities, behavior and professional quality। इससे मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन से सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, तो उससे स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, बिहेवियर भी अच्छा होता है और प्रोफेशनल क्वालिटी भी। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि भाई इसको कैसे करना है। जैसे आजकल आप पूछ रहे हैं भाई उस पेपर की कॉपी है क्या, तो आपको कोई दूसरा पेपर भेजता है। कोई पूछता है सॉल्यूशन है क्या, तो उसका सॉल्यूशन भेजता है। किसी ने असाइनमेंट के विषय में पूछ लिया है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन है। होल्डिंग पीरियोडिकल मीटिंग्स ऑफ एम्प्लॉइज टू डिस्कस मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू अचीव सम पर्पस और गोल इज हेल्दी प्रैक्टिस। मतलब मीटिंग्स टाइम से टाइम होनी चाहिए, तो उससे जो है आपकी संस्था को जो है उद्देश्य है उसको पूरा करने में सहायता मिलेगी। द कंस्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कमेटीज फॉर डिफरेंट पर्पसेज इंश्योर स्टाफ पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परफॉर्मेंस अप्राइजल। इन सब चीज़ें में आपको डिफरेंट कमेटी जो होती हैं वो इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करती है। हैंडल्ड विद प्रॉपर अटेंशन एंड केयर, मीटिंग्स विल रिजल्ट इन ए क्रिएटिव थिंकिंग, मल्टीपल थॉट इनपुट, एनहांस ग्रुप कोहेसिवनेस, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग। मतलब इससे आपको जो है मीटिंग विल रिजल्ट इन क्रिएटिव थिंकिंग में मदद मिलती है। मल्टीपल थॉट इनपुट मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आपको अलग अलग किसी चीज़ में राय मिलती है। आज मैंने आपका 2 से 4 ग्रुप मीटिंग इसलिए रखी थी, क्लास रखी थी, क्योंकि सवेरे मेरी सोसाइटी की भी मीटिंग थी जो है, तो वहाँ पर भी जाना जरूरी था। ओके, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग। आपस में कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन से डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। और ये जो दूसरी इसने चीज़ें बताई है, हाउस बुलेटिन, न्यू लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, अदर पीरियोडिकल कम्युनिकेशन रिपोर्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज। ये राइटिंग से थ्रू आपको मतलब कम्युनिकेशन जो है वो मिल जाती है। और ये क्वालिटी सर्कल आपने TQC में पढ़ चुके हो आप इसको। TQC में एक इसका मतलब क्या है कि एक छोटा सा ग्रुप जो है न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट। क्वालिटी सर्कल आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज, ये लिखा है ना, एम्प्लॉइज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक हु नॉर्मली वर्क टुगेदर, मीटिंग रेगुलरली टू एग्री अपॉन ways of improving quality, productivity and the aspects of their day to day work। मतलब एक छोटा सा ग्रुप जो इन सब चीज़ों को डिस्कस करता है, इससे आपकी संस्था का उद्देश्य पूरा करने में और फायदा हो।